इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नशा मुक्ति केंद्र दिखाया जाता है, जहाँ एक इंस्ट्रक्टर कुछ लड़कियों को अपनी स्टोरीज पूछ रहे थे, जिसमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर डार्बी भी थी। दरअसल ये सब ड्रग एडिक्टेड लोग थे जिन्हें अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं बचा था। अब इसी बीच डार्बी के लिए कॉल आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत सीरियस हो गई है और इसी रात उनके ऑपरेशन होने वाला है। वो आदमी फ़ोन पे इसे भी हॉस्पिटल बुलाते हैं, पर यहाँ की अथॉरिटी उसे बाहर जाने ही नहीं देते। वो अपनी बहन को कॉल करती है, क्योंकि बाहर की किसी की रिक्वेस्ट के बिना यहाँ के किसी पेशेंट को रिलीज़ नहीं किया जा सकता। पर इस टाइम पे उसकी फ़ोन नहीं कनेक्ट हो पाती। अब रात को ये वहाँ के एक लड़की के रूम में जाके उसके छुपाया हुआ फ़ोन से अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन वो भी इसे यहाँ से बाहर निकालना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे भी पता था ये यहाँ से छूटते संगी फिर से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देगी। पर ये अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी, जिस वजह से इसे यहाँ से बाहर निकलना ही था। और वो कुछ ही देर में सबसे छुपते छुपाते यहाँ से भाग जाती है, जहाँ हम उसे कार में जाते संगी अपने छुपाए हुआ ड्रग्स लेते देखते हैं। जिसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। पर यह रात इस एरिया में तूफान आया हुआ था, जिस वजह से एक पुलिस वाला इसे रोक के आगे की रोड क्लोज है ऐसे बताता है। वो इसे दो ऑप्शन देता है, या तो ये वापस चला जाए, नहीं तो कुछ घंटे तक पास के विजिटर सेंटर में वेट करे, जिस पे वो तूफान थमने तक विजिटर सेंटर पे रुकने का डिसाइड करती है। अब वो ड्राइव करते हुए उस जगह पर पहुंचती है जहां कुछ और लोग भी इसके जैसे बर्फीले तूफान से बचने आ गए थे। वो देखती है कि यहाँ 4 लोग थे, 2 बूढ़े हस्बैंड वाइफ, एक पागलों जैसा बिहेव करता हुआ लड़का और एक यंग आदमी जो बेंच पे सो गया था। फिर वो यहाँ के किचन से कॉफ़ी बना के पीने लगती है, जहाँ वो बूढ़ी औरत सैंडी से पूछती है क्यों ये इतना परेशान लग रही है, जिस पर ये अपनी मॉम की ऑपरेशन की बात बता देती है और फिर अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है। पर तूफान की वजह से यहाँ कोई सिग्नल ही नहीं था, जिस पे वो बूढ़ा आदमी एड इसे बाहर जाके ट्राई करने की सजेशन देता है। पर तूफान बढ़ते रहने की वजह से ये यहाँ भी कॉल नहीं कर पाती। लेकिन अचानक इसे यहाँ की बहन में किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ बर्फ़ हटाने पर वो देखती है कि उसमें एक छोटी सी लड़की को किसने बांध के रखा हुआ था, जिसे देख के ये पहले तो बहुत डर जाती है, पर उसको रोता देख के ये उसे हौसला देती है और उसे जल्द बाहर निकाल लेगी ऐसा वादा करती है। और फिर बहन को खोलने की कोशिश करती है, पर ये बहन को तीनों तरफ से लॉक कर दिया गया था। वो फिर अंदर जाके किसी को बुलाने की सोचती है, पर उसे समझ आ जाता है कि अगर बहन इनमें से ही किसी का है तो वो किडनैपर भी इन चारों में से ही कोई होगा, जिसके पास वेपन भी हो सकता है। जो सोच के परेशान डार्बी अब इस कार की नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच लेती है और अपनी कार में जाके पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन इसे जल्दी ही याद आ जाता है कि यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। जहाँ तक वो बूढ़ा आदमी एड इसके पास आने लगता है और इतने देर तक ये बाहर है तो क्या इसे सिग्नल मिल गया ऐसे पूछता है, जिस पे ये नहीं कहती है और कार में कुछ भूल गई थी ऐसे बता के जल्दी से अंदर चली जाती है। जहाँ अंदर जाकर अब उसे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस बारी बारी में सबकी तरफ देखती है, पर कौन किडनैपर है कौन नहीं उसे कुछ पता नहीं चल पाता। अब इस मोमेंट में वो बूढ़ी औरत सैंडी इसे अपनी टेबल पे बुलाती है, जहाँ एड और सैंडी इसे उनके साथ कार्ड्स खेलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और फिर सैंडी वहाँ रुके दोनों बंदों को भी बुला लेती है। उनमें से एक बंदे का नाम एस और वो पागल जैसे लड़के का नाम लार्स था। और फिर वो पांचों यहाँ के एक टेबल पे बैठ के कार्ड्स खेलने की कोशिश करते हैं, पर अब भी परेशान डार्बी उस बहन की तरफ ही देखने लगती है, जिसे एस और सैंडी भी नोटिस करते हैं। जहाँ इस मोमेंट तक डार्बी पूरा डर गई थी, वो डिसाइड ही नहीं कर पाती कि उसे ये बात किसको बताना चाहिए। इस वजह से ही अब कार्ड्स खेलते खेलते वो सबको उनके बारे में पूछने लगती है, जिस पे एस बताता है कि वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। एड और सैंडी बताते हैं कि वो रेनो नाम की किसी जगह को वेकेशन के लिए निकले हैं, जहाँ ये भी अपनी मॉम के हॉस्पिटल जा रही है ऐसे बता देती है। फिर एड इसके फादर के बारे में पूछते हैं, जिस पे वो US आर्मी में थे जो अब मर चुके हैं ऐसे बताती है। जो सुन के एड कहते हैं वो भी ज़िंदगी भर US आर्मी में काम किए हैं, जहाँ अब लात से हिचकिचाते हुए नेवाडा स्टेट की किसी माउंटेन में रहता है ऐसे बताता है। और फिर वो एड से पूछता है तो क्या तुम जंग में लोगों को मारा करते थे, जिस पे एड हंसने लगते हैं और मजाक में कहते हैं इतने लोगों को मारा कि मैं गिनती भूल गया। जो सुन के लार सब अजीब बिहेव करने लगता है। ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि वो पहले से ही पागल जैसे बिहेव कर रहा था। और अब ये बातें करते करते डार्बी गेम में हार जाती है, जिस वजह से वो यहाँ से उठ के चली जाती है, जहाँ पीछे के रूम के बाथरूम में जाके फिर से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, पर अभी भी नेटवर्क नहीं आया था, जिस वजह से अब वो उस नंबर प्लेट के फोटो के साथ एक बच्ची को किडनैप किया गया है ऐसे मैसेज छोड़ देती है।
जो अभी के लिए तो पेंडिंग में रह जाता है। वो जानती थी कि जब तक ये सब साथ में है वो इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाएगी, जिस वजह से ये खुद ही यहाँ से कुछ औजार लेके एक टूटे हुए रास्ते से घूम के वैन तक पहुँच जाती है, क्योंकि उसे ये भी पता था कि इतने देर तक ठंड में पड़े पड़े वो बच्ची ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। और अब यहाँ बड़े मेहनत से वो वैन की लॉक तोड़ के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके हाथ में एक बेड भी लगाया गया था, जिसका मतलब वो एक ऐसे मेडिकल कंडीशन में है जब उसे रेगुलर इंजेक्शन देना पड़ रहा है। और अब डार्बी उसे खोलने ही वाली थी कि यहाँ किसी के आने की आवाज़ आती है, जिससे डर के वो इस लड़की के पास ही एक कंबल ओढ़ के छुप जाती है। और अब वो आदमी वैन के अंदर आता है। हाँ, ये वही लार्स ही था। दरअसल ये यहाँ कार की हीटर ऑन करने आया था ताकि ठंड की वजह से वो लड़की मर ना जाए। जहाँ डार्बी उसके पास रखा हुआ गन भी देखती है। वो यहाँ उसे बांध के तो रखा था, पर वैसे बात करता है कि वो इसकी कोई रिलेटिव ही है। वो बताता है कि अब बस थोड़ी ही देर में हम अंकल केनी के पास पहुँच जाएंगे, विश्वास रखो, तब तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं होगा। और फिर कहता है तो तुम्हें अब भूख लगी होगी ना, थोड़ा रुको, मैं कुछ लेके आता हूँ। जिसके बाद वो फिर से विजिटर सेंटर में चला जाता है, जहाँ हमें एहसास हो जाता है कि वो थोड़ा भोला किस्म का आदमी है जो किसी अंकल केनी के प्रेशर से ये सब कर रहा है। जहाँ वैन में अब डार्बी उस बच्ची को दिलासा देती है कि अब शायद इन्हें किसी और को बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास गन भी है। और वो अपनी नाइफ को यहाँ छोड़ के बाहर चली जाती है। पर इस बीच लाश कुछ खाने को लेकर लौट रहा था, जिसे देख के डार्बी हड़बड़ी से पीछे के रूम में भागने लगती है, जिस वजह से लाश को उसका आवाज सुनाई दे जाता है। और फिर वो चेक करने पर उसे कार के पास डार्बी की फुटप्रिंट्स भी मिल जाती है। जहाँ इस तरफ दूसरा बंदा आस चेक करने के लिए पीछे के रूम में आता है, क्योंकि डार्बी बहुत टाइम तक यहाँ आ गई थी, जिसकी आवाज सुनते ही वो उसे अंदर बुला के वो सब बताने लगती है। पर अब तक लाश भी इस रूम में आ जाता है, जिस वजह से अब डार्बी को आज से किस करने की एक्टिंग करनी पड़ती है, ताकि उसे शक ना हो कि ये दोनों उस कार तक गए थे। ये एस को सब कुछ डिटेल में बताती है कि वो आदमी कैसे एक लड़की को किडनैप करके रखा है। जिसे सुन एस ये सबको क्यों नहीं बताया ऐसे पूछता है, जिस पे डार्बी उस बंदे के पास गन है ऐसे बताती है। उसने पुलिस को भी कॉल करने की कोशिश की थी, पर यह तब से सिग्नल ही नहीं है। और अब वो यह बात एड को बताने की सुझाव देती है, क्योंकि वो आर्मी में था, उसके पास तो गन जरूर होगा ही। जिस पे एस कहता है कि तुम फिर बाहर जाओ और लाश की ध्यान भटकाने की कोशिश करो, तब तक मैं एड और सैंडी को ये बात बताता हूँ। और इसके बाद डार्बी टूटे हुए रास्ते से फिर से ध्यान में चली जाती है, जहाँ आसपास लाश अभी भी किसी को ढूंढ रहा था। यहाँ वो अंदर जाके उस लड़की के मुंह से पट्टी निकाल लेती है, जिसके बाद वो बच्ची रोते हुए उसे बचा लो ऐसे गुजारिश करने लगती है। और फिर वो लोग अब कहाँ हैं ऐसे पूछती है, जिस पे डार्बी कंफ्यूज होकर कहती है वो लोग तुम्हें किडनैप करने वाले कितने लोग थे। जिस पे वो लड़की जय बताती है कि 2, जिससे अब ये चौंक जाती है, जहाँ बाहर देखने पर वो एस और लार्स को साथ में मिला हुआ पाती है। और वो दोनों आके वैन चेक करते हैं, जहाँ डार्बी अब तक भाग के पास के जंगल में चली गई थी। जिससे अब ये दोनों फिर से जय को वैन में बंद करके विजिटर सेंटर में आ जाते हैं। पर डार्बी को यहाँ आना ही था, लेकिन इससे पहले वो एड और सैंडी को कुछ बता पाए, एस पीछे के रूम में उस पर गन तांग देता है और उसे डरा धमका के अपनी मुंह बंद रखने को कहता है। जहाँ डार्बी भी उसे एक चाइल्ड मोलेस्टर बुला के गाली देती है, जिस पर वो ये सब किसी के ऑर्डर पे कर रही है ऐसे बता देता है। जहाँ इस तरह बहुत देर तक डार्बी को हॉल में ना देखने की वजह से सैंडी पीछे की रूम में चली आती है, लेकिन डार्बी में अब ये सब बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एस ने इन तीनों को मार देगा ऐसे धमका के गया था। पर यहाँ हॉल में आते ही एड डार्बी की फेस देख के समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो हो रहा है, जिस वजह से बॉब इन तीनों को वहाँ बिठा के पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। तो एस फिर से एक स्टोरी बता के टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस टाइम तक वैन में वो बच्ची डार्बी की नाइफ से खुद को आज़ाद कर लेती है और बिना स्वेटर के ही ठंड में बाहर निकल आती है। पर जल्दी ही वहाँ आश और लार्स को देख के वो जंगल के तरफ भाग जाती है, जो देख के लार्स अब बाहर जाके उसका पीछा करता है। जहाँ आश डार्बी को पीछे के रूम में बुला के समझाता है कि अगर ये लोग जल्दी से उसे ना ढूंढे तो उसे यहाँ मरने में कुछ घंटे भी नहीं लगेंगे, तो इसलिए कोई बवाल ना करके हमारे साथ उसे ढूंढने चलो। जो सुन के डार्बी भी उनके साथ चलने को रेडी हो जाती है और ये तीनों अंधेरी जंगल में टॉर्च लेके निकल पड़ते हैं। एस डार्बी को उसकी नाम पुकारने को बोलता है, क्योंकि वो बच्ची इस पर जरूर ट्रस्ट करेगी, लेकिन डार्बी ऐसा करना नहीं चाहती थी और वो इनके फेस में टॉर्च डाल के यहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसे देख एस इस पर कुछ गोलियां चलाता है, पर यहाँ इसे कोई नुकसान नहीं होता। जहाँ दूसरी तरफ इन तीनों को विजिटर सेंटर पे ना पाके एड और सैंडी बाहर आते हैं, लेकिन अब जंगल के एड्स पे ही इन्हें वो बच्ची जय बेहोश पड़ी मिल जाती है, जिसे जल्दी ही ये लोग अंदर लेके चादर ओढ़ते हैं। यहाँ इस तरफ जंगल में इन तीनों की चूहा बिल्ली का खेल चल ही रहा था, जहाँ डार्बी अपनी फ्लैशलाइट दूर फेंक के इनकी ध्यान भटका देती है और दौड़ के विजिटर सेंटर
इंस्पेक्टर की तरफ आती है, जहाँ अंदर आते ही वो इन दोनों को सब सच सच बता ही देती है और जल्दी से इन्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा ऐसे बोलती है। और अब ये तीनों जय को उठा के भागने ही वाले थे कि एस और लास्ट वापस आ जाते हैं, जिन्हें देख के एड को दरवाजा अंदर से लॉक करना ही पड़ता है। डार्बी ने पहले से ही उस रूम में उनकी बहन की चाबी अपने साथ रख ली थी, जिससे अब इस बर्फीली तूफान में वो दोनों ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते थे और जिस वजह से ये चारों अंदर और वो दोनों बाहर ट्रैप हो जाते हैं। पर एड यहाँ आते ही उन दोनों को गोली मार देगा ऐसा धमका देता है। वो भी सोचते एड आर्मी में था तो उसके पास गन तो होगा ही, पर अब तक हॉल में जय की होश आ ही नहीं रही थी, जिसे देख के सैंडी उन दोनों से एक सौदा करने की प्रस्ताव देती है। वो बोलती है कि तुम अपनी बहन की डोर तोड़ के जय की दवाई हमें दो, बदले में हम तुम्हें तुम्हारा बहन की चाबियां दे देंगे। फिर एड कहता है कि अगर तुम्हें ये सौदा पसंद नहीं आता तो सुबह पुलिस आने तक तुम्हें वहाँ खड़े ही रहना होगा। जो सुन के अब एस और लास्ट अपने में बात करने लगते हैं और फिर अपनी बहन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब कुछ ही देर में वो मेडिसिन के साथ पेट्रोल कैन भी लेके आते हैं। एस बताता है कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो उस बच्ची के साथ जाएंगे या फिर तुम सबको इस बिल्डिंग के साथ ही जला के राख कर देंगे। जो सुन के सैंडी एड से बताती है कि ये इस बच्ची को उनके हवाले कर दे। इस पे डार्बी और एड इसके लिए मना करते हैं। वो सैंडी को बताता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हमने जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स का मिलकर सामना किया है और ये बस उनमें से एक ही है। फिर एड एस को बताता है तुम बेवकूफ तो हो पर शायद इतना भी नहीं कि तुम्हें लग रहा है कि हमें जला के तुम यहाँ से भाग पाओगे। जिस पे एस बताता है बेवकूफ कौन है जो किसी अनजान के लिए मरने को रेडी हो रहा है? तुम्हें तो शायद पता ही है मैं आर्मी में था और आर्मी तो यही करते हैं, दूसरों के लिए अपनी जान की सैक्रिफाइस देते हैं। जो सुन के अब वो लास्ट को पेट्रोल उस घर के दीवारों में डालने को कह देता है और आग जला के इन्हें आखिरी वार्निंग देता है कि वो बच्ची नहीं दे दे। जो सुन के अब अंदर सैंडी बेकरार होने लगती है। वो बताती है कि मैं मरना नहीं चाहती एड, तुम प्लीज उन्हें ये बच्ची दे दो। पर अचानक अब जय की होश आ जाती है, जहाँ वो उठते ही सैंडी को पहचान लेती है। जो देख के एड और डार्बी चौंक जाते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जय एक राइज घराने की बच्ची थी और ये सैंडी उनके ही घर में मेड का काम किया करती थी। साथ ही में उस दिन जय की किडनैपिंग में इसने भी हेल्प किया था ताकि इसे कुछ पैसे मिल जाए। जहाँ अब ये दोनों इस घर में आग लगाने की एक्टिंग करते हैं, जिसे देख के सैंडी चिल्ला के उन्हें बता देती है कि एड के पास कोई गन नहीं है और जाके डार्बी के आंख में पेपर स्प्रे मार देती है, जिसे देख के एड हैरान थे। वो पूछते हैं तुमने ये क्या कर दिया सैंडी? जिस पे वो बताते हैं कि जय की फैमिली के पास बहुत पैसे हैं, अगर ये लोग उनसे कुछ निकाल पाए तो हमें भी उनमें से हिस्सा मिलेगा। जिसमें एक कहते हैं क्या हम किडनैपिंग के पैसे से बुढ़ापा बिताएंगे? ये बात तुमने सोचा भी कैसे? पर सैंडी रोते हुए बताती है कि मेरे पास इससे अच्छा प्लान और कोई नहीं था और वो दरवाजा खोल देती है, जिससे अब वो दोनों बिना डरे अंदर आ जाते हैं और यहाँ आते ही एड पर गन तांग देते हैं। जहाँ अपनी बीवी की यह हरकत देख के एड पूरा टूट गए थे। यह सैंडी बताती है कि कोई बात नहीं है, जय की पेरेंट्स उसके लिए अंधा पैसा बहा सकते हैं, हम बस थोड़ा और मांग लेंगे। पर जय को तो कुछ नहीं होगा ना। जो सुन के वहाँ पर डार्बी बताती है कि कभी भी फिरौती के लिए बच्ची को किडनैप नहीं किया था, ये दोनों तो किसी चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग के लिए काम करते हैं। जो सुन के सैंडी इन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि इन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये जितना चाहे उतना पैसा तो निकाल ही सकते हैं। इस पे लास्ट कहता है हमें बस अंकल केनी को एक बच्ची डिलीवर करना था, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमें मार डालेंगे। जो सुन के सैंडी पूरा टूट जाती है। उसे एहसास हो गया था कि उसने तो जय की पूरी जिंदगी बिगाड़ दी है और फिर वो अपने पति एड को सफाई देने की कोशिश करती है, पर वो तो अब इससे बहुत निराश हो गए थे और इसकी कोई रिप्लाई नहीं देते। और फिर अब एस इन्हें बहन की चाबी मांगती है जिसे डार्बी ने कहीं छुपा दिया था। लेकिन अब एड डार्बी को कहते हैं कि अगर तुमने इसे चाबी दे दिया तो भी हम जिंदा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसे सुन के गुस्से एस एड को शूट कर देता है। उसके बाद सैंडी के सिर पे भी एक शॉट मार देता है और एक कील ठोकने वाले गन से डार्बी के हाथ में एक कील मार देता है, जिससे ये भी अब यहाँ से हिल नहीं पाती। लेकिन ये सब देखते हुए लास्ट बौखला जाता है। मैंने पहले बताया था ना, ये थोड़ा भोला किस्म का आदमी है, जिसे ए सब शांत करने की कोशिश करता है और बाथरूम में जाके दोनों के ऊपर से खून साफ करवाता है। जिस बीच वहाँ पड़ी जय डार्बी के पास चली आती है और फिर वहाँ गिरी हुई हथौड़ा डार्बी को देती है। पर इससे पहले कि वो इसके हाथ को निकाल पाए, ये दोनों वापस आ जाते हैं और डार्बी को जल्दी से बहन की चाबियां देने को कहते हैं, क्योंकि एस के पास जो डार्बी की फोन थी उसमें पुलिस वालों की मैसेज आ गया था। दरअसल अब तक नेटवर्क आने की वजह से वो नंबर प्लेट और किडनैपिंग वाला मैसेज फॉरवर्ड हो गया था, लेकिन अभी भी डार्बी चाबी कहाँ है ये नहीं बताती। जिस वजह से अब आज से उस कील ठोकने वाले मशीन से जय के हाथ में भी कील मार देगा ऐसे धमकी देता है। जो देख के लार्स भी एस को ये ना करने को चिल्लाता है, क्योंकि वो भी इस बच्ची की केयर करता था। डार्बी नहीं चाहती थी कि इससे भी यहाँ कुछ हो जाए, इसलिए मजबूर होकर वो चाबियां पीछे की रूम के टूटे हुए दरवाजे के पास बर्फ में गाड़ा हुआ है ऐसे बताती है। जिसके बाद एस वो गन लार्स को देख के इन दोनों पर नजर रखने को कहता है और खुद पीछे चाबी ढूंढने चला जाता है।
अब पुलिस वालों ने भी यहाँ एक पास के ऑफिसर को भेज दिया था जो ड्राइव करके विजिटर सेंटर पे आने लगता है। अब इस तरफ यहाँ बड़ी डार्बी को एक प्लान सूझती है और वो जय को जाके सारे लाइट्स ऑफ कर देने को कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि लार्स कभी भी जय को कुछ नहीं करेगा। जिसके बाद डरते डरते अब जय उड़ती है और स्विच बोर्ड की तरफ जाने लगती है, जिसे देख के लार्स उसे बैठ जाने को कहता है और डार्बी उसे आगे बढ़ते रहने को हौसला देती है। लार्स उस पर गोली नहीं चला पा रहा था, जिस वजह से वो उसे बैठ जाने की रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन जय अब तक वहां जाके स्विच बंद कर देती है, जिसे देख के लार्स फिर से लाइट्स ऑन करने जाता है, पर जय उसकी पैर पकड़ के उसे रोक देती है, जिससे अब डार्बी को मौका मिल जाता है और वो उस हथौड़े से कील निकाल के खुद को आजाद कर लेती है। और फिर अब लाइट्स ऑन होते ही ये उस हथौड़े से ही लार्स को मार के उसकी गन छीन लेती है, जहाँ अब तक एस भी चाबी लेके आ गया था, पर देखता है कि डार्बी अब तक लार्स पे गन टांग दिया था। आस उसे कील वाले गन दिखा के उसे छोड़ने को कहता है, पर डार्बी अब उसे अकेले बाहर भाग जाने को वार्न करती है, जिससे परेशान एस अब वो मशीन फायर करने ही वाला था कि जय आके उस हथौड़े से उस पे अटैक कर देती है, जिससे अब वो कील जाके लार्स के सिर पे लग जाता है। पर वो मशीन तो क्लोज रेंज के लिए था, इसलिए वो कील उसके सिर के अंदर तक नहीं जाती। फिर भी लार्स बौखलाने लगता है, जिस वजह से एस भी अब काफी डर जाता है और अब इन सबको छोड़ के उसे संभालता है, जहाँ लार्स भी अब उससे चलो यहाँ से चले जाते हैं ऐसे गुजारिश करता है। जिस बीच डार्बी और जय भी इस सेंटर से बाहर चले गए थे। ये दोनों भी धीरे धीरे यहाँ से जाने को निकलते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पड़ी एड की खून से लार्स की पैर फिसल जाता है और मुंह के बल गिरते ही वो कील उसकी खोपड़ी के अंदर तक चला जाता है, जिससे पली भर में अब यहाँ उसकी मौत हो जाती है। जो देख के एस भी अब पूरा टूट गया था, क्योंकि ये उसकी भाई जैसा था और दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए थे, जिस वजह से अब उसकी दिमाग खराब हो जाता है। वो उड़ता है और बाहर आके डार्बी और जय पे अंधा फायर करने लगता है, जो गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहे थे। वो बस निकल ही गए थे कि एक कील जाके उनके टायर पे लग जाता है, जिस वजह से अब उनकी कार जाके पास के एक पोल में ठुक जाती है, जिससे ये दोनों को बहुत चोट आती है और जय तो बेहोश भी हो गई थी। अब एस विजिटर सेंटर में जाके लार्स की डेड बॉडी को आखिरी बार देखता है और उस जगह को आग लगा देता है। फिर इन दोनों को मारने के लिए कार के पास आता है, पर लकीली अब वो पुलिस ऑफिसर यहाँ आ गए थे। वो इस सेंटर के हालात देख के हैरान थे और फिर बाहर आस को उस कार के पास खड़े देखते हैं। दरअसल एस वहाँ उस कील ठोकने वाले गन को छुपा के खड़ा था, जिससे वो इस पर गन तांग के इसे जमीन पे बैठने को कहते हैं, पर वो नहीं सुनता और इन्हें उसके पास आने तक वेट करता है। लेकिन अब उस ऑफिसर पर फायर करने से पहले ही डार्बी कार से बाहर आके लार्स से छीना हुआ गन से इस पर गोली चला देती है, जहाँ बुलेट उसके हाथ पर लगी थी, जिससे अब वो मरता नहीं है। पर अब वो ऑफिसर डार्बी को क्रिमिनल समझ के उसके पेट में गोली मार देते हैं, जिससे वो भी अब आस के पास गिरती है, जहाँ अब जल्दी से एस उसकी गन लेके ऑफिसर को ही मार देता है। फिर उठ के डार्बी पर भी फायर करता है, लेकिन इस गन में अब तक गोली खत्म हो गया था, जिससे वो अब ऑफिसर की गन ला के तड़पती हुई डार्बी के पास आता है और वहाँ बैठ के उसे टॉर्चर करने की कोशिश करता है। पर अचानक डार्बी ने अपना छुपाया हुआ स्क्रू ड्राइवर इसके गले में घुसा देती है, जिससे अब एस इसके ऊपर ही तड़प तड़प के मर जाता है और उसके साथ ही यहाँ का तमाम प्रॉब्लम्स का खात्मा हो जाता है। जहाँ फिर डार्बी उस मरे हुए ऑफिसर की रेडियो से मदद बुलाती है। और अब सीन शिफ्ट के कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है, जहां डार्बी फिर से नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच गई थी, पर अब उसकी हालत बहुत ठीक लग रही थी और वो उस बच्ची जय से भी आए दिन बात करती रहती थी। अब ऐसे ही एक दिन उसकी बहन उसे यहाँ लेने आती है और ये मूवी इसी सीन के साथ एंड हो जाती है।